इसलिए मुझसे जो। फिर दक्षिण अफ्रीका। मिस्टर चेम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेजों को और हो सके तो बोअरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का कोई खास नियंत्रण नहीं है। आपकी शिकायतें तो सही जान पड़ती हैं, इसलिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। पर आपको जिस तरह भी बने यहाँ के गोरों को रिझा कर रहना है। ये जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठंडे हो गए। गांधी जी भी निराश हो गए। लेकिन जब जागो तभी सवेरा मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा, ये बात उनके ध्यान में आ गई और उन्होंने अपने साथियों को भी समझा दी। उस समय श्री मदनजीत ने इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार को निकालने का विचार बनाया और इसके लिए गांधी जी की सलाह और सहायता मांगी। उनके कंधों पर इसके संपादन का बोझ आ गिरा। ये अखबार साप्ताहिक था और जल्द ही उन्हें ये भी पता लग गया कि अगर उन्होंने इस अखबार को चलाने के लिए पैसे नहीं दिए तो ये बंद भी हो जाएगा। अखबार न भी निकलता तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इसके बंद होने से हिंदुस्तानियों की बदनामी होगी, ये सोचकर वो इसे चलाते रहे। कई सालों बाद उन्हें लगा कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है, लेकिन इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वो उनके अधीन था, उसमें किए गए परिवर्तन उनके अपने जीवन से प्रेरित थे। जिस तरह बाद में यंग इंडिया और नवजीवन उनके जीवन के कुछ अंशों के निचोड़ रूप हैं, उसी तरह कभी इंडियन ओपिनियन भी था। उसमें वो हर सप्ताह अपनी आत्मा उड़ेलते थे और जिसे वो सत्याग्रह के रूप में पहचानते थे, उसे समझाने का प्रयत्न करते थे। इस अखबार के बिना ना सत्याग्रह की लड़ाई चल ही नहीं सकती थी। पाठक समाज इस अखबार को अपना समझकर इसमें से लड़ाई का और दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की दशा का सही हाल जानता था। इस अखबार को फीनिक्स में ले जाकर स्थापित करने की योजना बनाई गई। इंडियन ओपिनियन को एक खेत पर ले जाया गया जहां सब अपने खान पान के लिए आवश्यक खर्च समान रूप से लें, सब अपने अपने हिस्से की खेती करें और बाकी के समय में इंडियन ओपिनियन का काम करें। सभी ने इस सुझाव को स्वीकार किया। हर एक के भोजन आदि का खर्च कम से कम 3 पाउंड हो, ऐसा हिसाब बिठाया गया। इसमें ना गोरे काले का भेद नहीं रखा गया था। गांधी जी के भतीजे छगनलाल प्रेस में काम करते थे। उन पर कुटुंब का बोझ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही गांधी जी के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसंद किया था, इसलिए उन पर उनका बहुत विश्वास था। बिना किसी दलील के वो इस योजना में सम्मिलित हो गए और अंत तक उनके साथ ही बने रहे। उनके साथ जितने भी सगे संबंधी आए थे और व्यापार धंधे में लग गए थे, उन्हें फीनिक्स में भर्ती करने का प्रयत्न गांधी जी ने शुरू किया। यूं तो सभी वहां धन संग्रह करने का हौसला लेकर आए थे, इसलिए उन्हें समझाने का काम मुश्किल था, पर कुछ लोग इसका महत्व समझे। उन सब में से मगनलाल गांधी का नाम अलग से लिया जाता है, क्योंकि दूसरे जो समझे थे वो तो कम ज्यादा समय फीनिक्स में रहने के बाद फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए थे। मगनलाल अपना धंधा समेट कर जब से गांधी जी के साथ रहने आए थे, तब से बराबर उन्हीं के साथ रहे। अपने बुद्धि बल से, त्याग शक्ति से और अनन्य भक्ति से वो हमेशा ही गांधी जी के बहुत करीबी रहे और उनके सभी कार्यों में उनका हाथ भी बटाया। फीनिक्स के काम को देखते हुए गांधी जी ने जल्द ही हिंदुस्तान जाने की और वहां जाकर बसने की आशा छोड़ दी। वो अपनी पत्नी को 1 साल का आश्वासन देकर दक्षिण अफ्रीका आए थे। साल तो बीत गया, पर उनके वापस लौटने की संभावना दूर दूर तक न थी। ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों को बुलाने का निश्चय किया और वो आ भी गए। परिवार के साथ रहते हुए भी एक बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जाती थी, उतनी तो रखनी शुरू हो ही गई थी। फिर भी कुछ साज सामान के बिना काम चलाना मुश्किल था, लेकिन सच्ची सादगी तो उनके मन की बढ़ी। हर एक काम अपने हाथों से करने का शौक बढ़ा और बालकों को भी उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू कर दिया। बाजार की रोटी खरीदने के बदले कूने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी शुरू की। इसमें मिल का आटा काम नहीं देता था। साथ ही उनका ये भी ख्याल रहा कि मिल में पिसे आटे का उपयोग करने के बजाय हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की बचत होती है। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था, पर वो घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में बालक पूरा हाथ बटाते थे। परिणाम ये हुआ कि शुरू से ही उनके एक भी लड़के को पाखाना साफ करने से घिन न रही और आरोग्य के साधारण नियम भी वो स्वाभाविक रूप से सीख गए। जोहानसबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ता था, पर बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में बालक अवश्य रहते थे और इस काम को वो खुशी से करते थे।
इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में गांधी जी और उनके अध्यापक मिस्टर पोलक के बीच कितनी ही बार गर्मा गर्म बहस हुई है। उन्होंने शुरू से ही ये माना था कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने वाला बना देते हैं वो उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। उन्होंने ये भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है और उस हद तक वो देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण वो हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत किया करते थे। पोलक को ये अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील ये थी कि गांधी जी अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। वो बहुत ही प्रेम पूर्वक ये समझाने की कोशिश करते थे कि अगर ये बालक अंग्रेजी जैसी भाषा को सीख लेंगे तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वो एक बड़ी मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस बात से गांधी जी कभी सहमत न हुए। हमेशा हिंदी और गुजराती में बात करने के बाद भी बड़े होने पर उनके सभी बच्चों ने अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया